आस्था ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसे लगा कि वह गिर रही है तो उसे चोट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि वह अरमान के ऊपर गिरी थी तो चोट अरमान को लगी थी। आस्था बिल्कुल सेफ थी। कुछ देर आस्था के खूबसूरत बाल अरमान के पूरे चेहरे पर थे और उसने आस्था को उसकी कमर कसकर पकड़ा हुआ था। तब अरमान बोला, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो? इस तरह से बेड पर उछल कूद कौन करता है? और क्या तुम ढंग से नीचे उतर भी नहीं सकती हो? तभी आस्था अरमान के ऊपर लेटे लेटे मासूम शक्ल बनाकर कहा, हमारी क्या गलती है? आपने ही हमें जोरों से खींचा जिसकी वजह से हम गिर गए, और ये देखे मुझे लगा है कि हमारी कोहनी में भी चोट लगी है। जबकि आस्था को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल तो वो थोड़ी सी नौटंकी करके अरमान से बचना चाहती थी। वही अरमान के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। अचानक अरमान ने आस्था को पलटकर उसे अपने नीचे कर लिया था, खुद उसके ऊपर हो गया था और शरारती अंदाज में बोला, अच्छा तुम्हें चोट लगी है, दिखाओ तो कहाँ लगी है, मैं भी तो देखूं। ऐसा बोलकर अरमान आस्था के हाथ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। अरमान आस्था के हाथ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा था। अब अरमान को ऐसा करते देखकर आस्था का रोम रोम खड़ा हो गया था और वह सिहर उठी थी। हल्की सी आह उसके मुंह से निकलने लगी थी। आस्था के इस तरह से मचलने पर अरमान को कुछ कुछ होने लगा था। वह आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। लेकिन तभी आस्था अपने होशो हवास में आई और फटाफट से वह अरमान के ऊपर से उठी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई थी। क्योंकि इस वक्त उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे, उसे रह रहकर काफी शर्म महसूस हो रही थी। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, मेरे करीब आने का तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। हाँ, क्यों कोशिश करती हो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की? कोशिश की? मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे बेहद जहर लगा करती है। भले ही तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने प्लान नहीं किया या तुम्हें किसी दौलत या माल का चक्कर लालच नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि शायद तुम मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो और मेरे करीब आना चाहती हो। अब जैसे ही अरमान ने आस्था को ये सारी बातें बोली, आस्था की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। वो मन मन में बोली, कान्हा जी, इस इंसान को खुद को लेकर कितनी बड़ी गलतफहमी है। ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और हम तो इसे अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहते हैं। भले ही देखने में ठीक ठाक हों, लेकिन कर्म तो बिल्कुल राक्षस वाले हैं इनके। तभी अरमान अचानक से आस्था के करीब गया, उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसके कान के पास अपने होठों को ले जाकर बोला, मेरे कर्म भले ही राक्षस वाले हो नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बुरे हैं। तो जितना हो सके मुझसे दूर रहना और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये बोलकर अरमान जल्दी ही कमरे से बाहर निकल गया था। वही आस्था एक बार फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई थी और बेचैन होकर सोचने लगी, हम भी कितने बड़े बुद्धू हैं, बार बार अपने मन में इनको इन्हीं के सामने क्यों कोसने लगते हैं, जबकि ये तो हमारी मन की हर एक बात को अच्छी तरह से सुन लेते हैं। विल भी आस्था की नज़र ठीक बराबर में रखे हुए खाने पर गई। आस्था को अब समझ में आ गया था कि अरमान उसे क्यों उठा रहा था। आस्था ने सोचा कि वो इतने भी बुरे नहीं है जितने के बनने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी फटाफट से कुछ खाना खा लिया था। वैसे भी आस्था आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कल उसका कॉलेज का पहला दिन था। उसके लिए उसका बचपन का सालों पुराना सपना आज पूरा होने वाला था। तो इसीलिए आस्था ने कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी में खा लिया था और उसके बाद कल वह क्या कपड़े पहनकर जाएगी, इस बारे में सोचने लगी थी। क्योंकि ये ना केवल आस्था की बल्कि मुझे लगता है कि हर एक लेडीज के लिए सेम प्रॉब्लम है कि वह कल कौन से कपड़े पहनेगी। कपड़ों का सबसे बड़े मसला है। वेल आस्था ने जल्दी ही अरमान का क्लोजेट खोल दिया था। वहां पर एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े थे। आस्था का उन कपड़ों को देखकर गला सूखने लगा था। वो दांतों तले उंगली दबाकर सोचने लगी, अगर पहले दिन महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर कॉलेज जाएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, हम लोगों को अपनी झूठी छवि नहीं दिखा सकते हैं। जो हम हैं, हम चाहते हैं हम लोग हमें इस तरह से एक्सेप्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था ने एक एक कपड़े को अच्छी तरह से चेक किया। फिर कपड़ों में से उसने एक ब्लू रंग का अनारकली बिल्कुल प्लेन सूट और फ्लोरिंग उस पर दुपट्टा था वह निकाल लिया था। वो आस्था को बड़ा ही प्यारा लगा। हालांकि दिखने में वो काफी ज्यादा डिजाइनर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा सिंपल और कुछ उसे नजर नहीं आया था। एक और सूट उसमें काफी सिंपल लगा था, जो कि उसे वह आज ऑलरेडी पहन चुकी थी। वेल आस्था ने जल्दी ही वो सूट निकालकर जल्दी ही साइड में रख दिया था। फटाफट से बैंगल्स, घड़ी, साथ ही साथ अपनी खूबसूरत सी चैन, जो कि है उसकी माँ की, उसके पेरेंट्स की उसके पास आखिरी निशानी थी। उसने फटाफट से उस चैन को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से एक बार देखा, क्योंकि उसमें भी नीले रंग का स्टोन लगा हुआ था। वह स्टोन क्या था, आस्था उसका कोई आइडिया नहीं था। वेल वह सब निकालकर उसने अपना सामान एक तरफ रख दिया था और अब उसने सोचा कि उसे फटाफट से सो जाना चाहिए। कहीं एक बार फिर से राक्षस कुमार उसके पास आ गए तो उसे सोने नहीं देंगे। ये सोचते हुए आस्था सोने की कोशिश करने लगी थी। वहीं अरमान इस वक्त अपने ही घर की तहखाने में मौजूद था, क्योंकि आज अरमान ने जिन 7 आदमियों की जान ली थी उसमें अबीर का चचेरा भाई विवेक भी था, जिसकी जान भी अरमान ने ले ली थी।
कुल मिलाकर अब अबीर गुस्से से आग बबूला हो उठा होगा और वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकता था। इसलिए अरमान ने टाइगर और मारिया को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि पूरी फैमिली पर नजर रखो, क्योंकि अबीर सिंह राठौर किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। और वैसे भी अरमान के आदमियों ने इस बात के बारे में बताया है कि अबीर अरमान से मिलने के लिए आ रहा है। अरमान ने उससे मिलने की जगह भी डिसाइड कर ली थी, क्योंकि अरमान भी अबीर से मिलना चाहता था। काफी दिनों से वो दोनों एक ही दूसरे के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब शायद मिलने का समय आ गया था। इसलिए अरमान ने टाइगर से कह दिया था कि वो सारा अरेंजमेंट करे, साथ ही साथ आहान, ध्रुव और सुमित को सचेत कर दिया था कि हर तरफ से सावधानी बरते। किसी पर भी शक हो तो तुरंत अरमान को बताएं। तभी ध्रुव थोड़ा सा आगे आया था, बोला लेकिन भाई वीर रायचंद को भी होश आ गया है। साथ ही ये खबर में मिली है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और जब से डेविड हमारे कब्जे में आया है तब से वीर बौखलाया हुआ सा है। मुझे लगता है कि हमें उसे पर भी नजर रखनी चाहिए। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान एक पल के लिए अपना सर झटका, फिर वह आहान की ओर देखकर बोला, आहान तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तभी आहान आगे आया और बोला, जी हाँ भाई, ध्रुव सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चला है कि वीर रायचंद की मां वसुंधरा देवी ने डेविड का प्लान फ्लॉप होने पर अपने 3 आदमियों की जान ले ली है, क्योंकि उस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से से भर उठी थी। तब वसुंधरा जी का नाम सुनकर अरमान तिरछा हंसकर और बोला, उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि अरमान सिंघानिया उसके परिवार तक पहुंच सकें। अभी फिलहाल के लिए अबीर सिंह राठौर पर पूरा कंसंट्रेट करो। याद रखना अबीर सिंह राठौर हमें नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सबको अलर्ट रहने के लिए कह दिया था। सारे इंस्ट्रक्शन बताने के बाद फिर अपने कमरे में जाने कदम बढ़ा दिए थे। वही आहान और ध्रुव, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते थे, आज दोनों के चेहरे एकदम सपाट और भावहीन थे। ऐसा लग रहा कि वो लोग डबल पर्सनैलिटी, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक जिंदगी में वो लोग काफी ज्यादा फ्रैंक और फ्रेंडली थे, लेकिन दूसरी जिंदगी में काफी ज्यादा संजीदा और इमोशनलेस थे। वीर, तभी ध्रुव ने सुमित की ओर देखा और बोला, सुमित भैया आप आकाश भैया को फोन करके पूरी डिटेल्स दे दीजिए, तब तक हम प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए ध्रुव आहान जल्दी ही अपने कमरे में चले गए थे। तब टाइगर ने मारिया की तरफ एक नज़र देखा, जल्दी वह भी अपने कमरे में चला गया था। डेविड का जिक्र आने पर मारिया का दिल थोड़ा सा भारी सा हुआ था। हालांकि मारिया की डिक्शनरी में फीलिंग, इमोशंस, इन सब की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन डेविड के साथ उसने अपनी जिंदगी का काफी अच्छा समय गुजरा था और डेविड हर तरह से उसकी खुशियों की परवाह किया करता था। तो कहीं ना कहीं डेविड को खोने का मारिया को एक अलग ही तरह का दुख था। लेकिन डेविड की जान मारिया ने खुद ही खतरे में डाली थी। वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई थी। और सुमित आकाश को फोन करने के लिए चला गया था दूसरी ओर आकाश की कार में। आकाश, जिसने डॉक्टर रश्मि को आस्था के नानी के घर पर ड्रॉप कर दिया था और बोला तुम बात करके आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता हूँ। रश्मि ये सुनकर चौंक गई थी और बोली, लेकिन आप मेरा इंतजार क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, और यहाँ से मैं कैब के द्वारा भी जा सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, आकाश केवल उसे घूर कर रह गया था। एक पल को तो उसका दिल किया कि अभी और इसी वक्त कार लेकर वहां से चला जाए। लेकिन इस वक्त जिस जगह वह खड़ा हुए थे वह जगह उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने रश्मि की ओर देखा था और बोला, जितना बोला जाए उतना करो, जाओ जाकर मिलकर आओ। तब तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर उसने रश्मि को आस्था के नानी के घर पर भेज दिया था। अब जैसे ही रश्मि अंदर गई, वहां का नजारा देखकर वह पूरी तरह से चौंक गई थी। क्योंकि दरवाजा खुला था तो रश्मि ने नॉक नहीं किया और बिना नॉक किए वो सीधा अंदर चली गई थी। वहां उसने देखा नानी माँ के कुछ बैकपैक थे और वह मायूसी से मुरझाई हुई सी अपने बेटे की ओर देख रही थी। लेकिन उसका बेटा उस वक्त अपनी बीवी के आगे मजबूर हो चुका था और अपनी माँ से माफी मांगते हुए बोल रहा था, माँ आप प्लीज गांव चले जाए, आपने देखा नहीं वह लोग कितने ज्यादा खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि आस्था के चक्कर में हमारे परिवार की जान खतरे में आए। और वैसे भी प्रियंका हमारी इकलौती बेटी है और वह लोग बहुत डेंजर है। अब ये जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, जिस तरह से आपने उनके घर पर जाकर तोड़फोड़ की है। सिंघानिया साहब बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह हमारे पूरे के पूरे घर को आग के हवाले कर देंगे। ऐसा बोलकर मनोज जी अपनी माँ के सामने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े थे। वही सीमा गुस्से से अपनी सासू माँ को देखकर ताना मारते हुए बोली, इतने ज्यादा डेयरिंग, इतनी ज्यादा हिम्मत वाली बनने की क्या जरूरत थी आपको? ये सारा रायता आपकी बेटी का ही फैलाया हुआ है। ना तो वो उस घर को छोड़कर आती और ना इस तरह से सिंघानिया साहब नाराज होते, और उन्हें खुश करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आपकी बेटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ये सब बोलकर सीमा नानी माँ को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी नानी माँ बोली, लेकिन मेरी बात भी तो सुन लो, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गांव चले जाओगी, लेकिन तब तक तो मुझे यहाँ रहने दो जब तक मैं अपनी बेटी को सिंघानिया मेंशन से लेकर नहीं आ जाती। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, मनोज जी आगे आए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, आपको क्या लगता है माँ
सिंघानिया मेंशन वाले इतनी आसानी से आस्था को छोड़ देंगे नहीं, उन्होंने आस्था को कैद कर लिया है। उनके खिलाफ तो पुलिस भी नहीं जा सकती है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप क्यों फिर इस बात की जिद लगाए बैठी है कि पुलिस में कंप्लेंट करें। ऐसा बोलकर मनोज जी अपनी माँ को सुनाने लगे थे, लेकिन तभी वहां रश्मि की आवाज आई थी। यह सब क्या हो रहा है? यहाँ पर रश्मि की आवाज सुनकर नानी माँ तुरंत रश्मि के गले से लग गई थी और रश्मि को उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोली, मेरी बच्ची, देखो ना, ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं सिंघानिया मेंशन में मैंने जो हंगामा किया था, तो इसके बदले में वो मेंशन वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे। रश्मि को वहां देखकर सीमा और मनोज जी चौंक गए थे, क्योंकि रश्मि उसी परिवार का हिस्सा थी। ये बात वो समझ चुके थे, क्योंकि रश्मि पार्टी में भी मौजूद थी और आहान ध्रुव के साथ उनके घर पर भी आई थी, तो इसीलिए रश्मि को वो बड़ी ही इज्जत से देख रहे थे। तभी रश्मि उनकी ओर देखकर बोली, क्या आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप इस तरह से अपनी बुढ़ी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप लोगों में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा बोलकर रश्मि मनोज जी को सुनाने लगी थी, लेकिन तभी सीमा आगे आई और बोली, देखिए मैडम जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और हमारे पास इज्जत और जान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें अपनी इज्जत और जान बहुत ज़्यादा प्यारी है, और जिस तरह से नानी माँ ने आप लोगों के घर पे जाकर हंगामा किया था, हमें पूरी उम्मीद है कि सिंघानिया साहब हमें नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए माँ जी को यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा बोलकर सीमा जी ने तुरंत आस्था की नानी माँ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। रश्मि आई तो थी वहां पर नानी माँ को खुशखबरी देने के लिए, लेकिन फिलहाल नानी माँ की ऐसी हालत देखकर रश्मि अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और अगले ही पल रश्मि ने नानी माँ का सारा सामान उठा लिया था और नानी माँ का हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ चलिए नानी माँ। एक पल को मनोज और सीमा दोनों ही ये देखकर चौंक गए थे कि ये लड़की आखिरकार शारदा जी को कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनकी माँ घर छोड़कर जा रही है। रश्मि जल्दी ही नानी माँ को लेकर अपने साथ बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से कवर करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी थी। कभी वो इधर पलटी मार रही थी, कभी उधर पलटी मार रही थी। ये देखकर अरमान चौंक गया और मन में बोला, अब इस आफत को क्या हुआ? यह इस तरह का अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? तभी अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने जो चादर आस्था ने ओढ़ रखी थी, उसे फटाफट से उसके ऊपर से खींच दिया था। और इस तरह से अरमान के चादर खींचने पर आस्था तुरंत उठकर बैठ गई थी और अरमान को अपने सामने देखकर एक पल को थोड़ा सा सहमी थी, लेकिन अगले ही पल बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप बार बार हमारी चादर क्यों हमारे ऊपर से उतार देते हैं? ऐसे बोलकर आस्था ने मुंह फुला उसे देखने लगी। तब अरमान बोला, जब तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो इस तरह से बेड पर पलटी क्यों मार रही हो? मैं कहाँ सोऊंगा? हाँ, गलती मेरी ही है। मुझे पहले दिन ही तुम्हें या तो काउच पर या सोफे पर सोने के लिए कहना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से बेड पर सोने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। तभी आस्था मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन अब ये गलती तो आपकी है ना, आपने मान भी लिया, अब हम क्या करें? अब तो हमें बेड पर सोने की आदत हो गई है और अभी हम यहीं सोएंगे। ये सब बोलकर आस्था अरमान से चादर खींचते हुए बेड पर लेकर जाने लगी थी। अरमान ने पहले चादर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर छोड़ दी थी और वो सोचने लगा, इस लड़की ने मेरे सामने जुबान लड़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस लड़की से बातें करना बेकार है। जल्दी ही अरमान ज्यादा ना सोचकर अंडिस को सीधा अब बाथरूम में घुस चुका था, क्योंकि अरमान को सोने से पहले नहाने की आदत थी। अरमान जैसे मैं बाथरूम में घुसा, आस्था पूरी तरह से उठकर बैठ गई थी। उसने सोचा कि अरमान शायद बाहर गया है, तो वो एक बार और उठकर एक साइड में रखे सामान की ओर देखा और फिर खड़ी होकर एक बार फिर अपने कपड़े, अपनी चप्पल, अपनी इयरिंग, घड़ी वगैरह सब चीजें चेक करने लगी थी। वही अरमान से जल्दी से नहाकर केवल एक तौलिया लपेटकर बाहर निकला। उसके निगाहें जैसे ही आस्था पर पड़ी तो पूरी तरह से चौंक गया था। उसे तो लगा था कि आस्था शायद अब तक सो गई होंगी, लेकिन आस्था तो साइड में रखे हुए कुछ सामानों के साथ छेड़खानी कर रही थी। अब अरमान हैरानी से उसे घूरता हुआ उसकी ओर गया और उसके ठीक पीछे जाकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अब जैसे अचानक से अरमान ने उसके पास जाकर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, आस्था एकदम से घबरा गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। तब आस्था जैसे ही गिरने को हुई, अरमान ने तुरंत उसकी कमर से कसकर उसे पकड़ लिया, उसे गिरने से बचा लिया। इस वक्त अरमान, जो कि अभी नहा कर आया था, उसके बालों का पानी आस्था के चेहरे पर गिरने लगा था। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वहीं अरमान उस वक्त आस्था को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़रें आस्था के खूबसूरत होठों पर आकर ठहर गई थी। लेकिन तभी आस्था ने खुद को थोड़ा सा कंसोल किया और सीधा खड़ी होकर अपना फेस साफ करते हुए अरमान की ओर देखकर इरिटेट होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों हमें बार बार डरा देते हैं? अभी हम गिर जाते तो, हमें चोट लग जाती तो। ऐसे बोलते हुए आस्था अरमान की ओर देख जा रही थी, फिर अपना चेहरा साफ कर रही थी। तभी अचानक आस्था ने अपने सामने खड़े हुए
अरमान को देखा, उसने कुछ नहीं पहना था, केवल एक छोटा सा टॉवल पेट के नीचे हिस्से तक बांध रखा था। अब आस्था की आंखें अरमान की नग्न चेस्ट को देखकर पूरी तरह से फैल गई थी। उसका एकदम ठोस शरीर उसकी आंखों के सामने था। अब आस्था जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर घुमा कर खड़ी हो गई थी और शर्माते हुए बोली, आपको क्या शर्म नहीं आती? क्या कोई इस तरह से कोई बाहर आता है? हाँ, आपको क्या कपड़े नहीं पहने चाहिए? अब आस्था को इस तरह से खुद से शर्माता हुआ देखकर अरमान को एक शरारत सूझ गई और वह धीरे से अब आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया था। अचानक से उसने उसी हालत में आस्था को गोद में उठा लिया था और उसे बेड पर ले आया। अब आस्था पूरी तरह से घबराने लगी थी और खुद को ही मन मन में कोसने लगी थी कि हमें इस राक्षस के अंदर के राक्षस को जगाने की क्या जरूरत थी? हम अपनी जुबान पर लगाम भी तो लगा सकते थे। हमें क्या जरूरत थी उसे कुछ भी कहने की? वह नंगा है, कपड़े पहने ना पहने हमें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर वह नंगे आए थे तो हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। इस तरह से उस राक्षस के मुंह पर ये सारी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? अब देखो, जाग गया ना उसके अंदर का राक्षस जी। ये कहते हुए आस्था मन मन में खुद को कोस रही थी। वही अरमान धीरे धीरे आस्था के होठों की तरफ झुक रहा था। आस्था ने डर के मारे अपने आंखें कसकर बंद कर ली थी, क्योंकि उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि अरमान ना जाने कब उसे किस कर दे। तभी आस्था को इस तरह से घबराता हुआ देखकर और आंखें बंद कर हुआ देखकर अरमान हल्का मुस्कुराया, फटाफट से उसके ऊपर से हट गया और उसने कपड़े पहन लिए थे। अब जैसे ही आस्था को कितनी देर तक के कोई किस या कुछ जोर जबरदस्ती महसूस नहीं हुई, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अरमान ऑलरेडी कपड़े पहन चुका था और उसके ठीक बराबर में बेड पर आ गया था और अपना लैपटॉप हाथ में लेकर काम करने लगा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से देखकर हैरान थी। कुछ पल पहले उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वह क्या सोच रही थी। ये इंसान ऐसे उसकी तरफ झुक रहा था। अगर उसे पता चल जाता कि आस्था उस वक्त दिमाग में क्या सोच रही है तो ना जाने वो उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सोचते हुए आस्था थोड़ी सी शर्मिंदा सी थी और फटाफट से एक बार फिर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अब जैसे ही आकाश ने रश्मि के साथ नानी माँ को देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गया था। वह फटाफट से का उतरकर उनके ठीक पास आया था। नानी माँ की ओर देखकर पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कन्फ्यूजन से पूछा, आप यहाँ क्या बात है? नानी माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? तब रश्मि ने एक नज़र आकाश की ओर देखा और फिर बोली, आज के बाद नानी माँ मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। ऐसा बोलकर रश्मि ने नानी माँ का सामान काम में रख दिया था और नानी माँ रश्मि और आकाश की ओर बेचारगी से देखी हुई काम में बैठ गई। आज उनकी आंखें भरी हुई थी। अब रश्मि ने भी आकाश को किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था और वह जाकर सीधा काम में बैठ गई थी। आकाश ने भी अब उनसे कुछ नहीं पूछा और सीधा कार रश्मि के फ्लैट की ओर रवाना कर दी थी। सिंघानिया मेंशन में वही आस्था सोने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कहते ना, जब किसी को हद से ज्यादा खुशी मिल जाए तो उसे खुशी में उसे जल्दी से नींद ही नहीं आती है। आस्था की जिंदगी का कल बहुत बड़ा दिन होने वाला था। उसका कॉलेज का पहला दिन था तो इसीलिए उस खुशी में उसे नींद ही नहीं आ रही थी और वह अपना छोटा सा सर बार बार निकालकर अरमान की ओर देख रही थी, जो कि वह अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। अरमान भले ही काम लैपटॉप में कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान इस वक्त आस्था की तरफ ही था। तभी जब आस्था कितनी ही देर तक अरमान को इसी तरह से देखती रही तो अरमान थोड़ा सा इरिटेट होते हुए सोचने लगा कि इसे आज हुआ क्या है। वैसे तो जल्दी सो जाती है, इस तरह से घोड़े बेचकर सोती है कि इसे जगाने के लिए बंदूक की गोली का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज ये सो क्यों नहीं रही है जबकि काफ़ी रात हो चुकी है? ऑलरेडी रात का 1 से 1:30 बजे बजाने वाला है, फिर इसकी आंखों में नींद क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं अरमान ये सोच रहा था लेकिन उसने आस्था से कुछ नहीं बोला था। वही आस्था जब पूरी तरह से थक गई तो उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी थी लेकिन आस्था को नींद ही नहीं आ रही थी। और कितनी देर तक अपना काम खत्म करने के बाद अरमान ने लैपटॉप अपना बंद कर दिया था। आस्था के ठीक थोड़ी सी दूरी बनाकर लेट गया था और आस्था बेचारगी से कभी इस तरफ के करवट बदलती कभी दूसरी तरफ का करवट बदलती। इस तरह से आस्था के हिलने डुलने पर करवट बदलने पर अरमान झल्ला उठा था। हालांकि अरमान ने पूरी रूम की लाइट्स ऑफ कर दी थी लेकिन हल्का सा नाइट बल्ब जला हुआ था। अरमान उठा, उसने साइड लैम्प जला दिया और आस्था की ओर घुरता हुआ बोला, ये सब क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है कम से कम मुझे तो चैन से सोने दो। तुमने मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब आस्था अरमान धमकी सुनकर थोड़ा सहम गई थी। चुपचाप करके आंखें बंद किया वो सोने की कोशिश करने लगी लेकिन आस्था को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। हालांकि अरमान अब धीरे धीरे नींद की वादियों में चला गया था। वही आस्था धीरे से उठकर बैठ गई थी। एक बार फिर वह अपने कॉलेज सामान और कपड़े देखना चाहती थी, साथ ही साथ पूरी तैयारी देखना चाहती थी कि सब कुछ सामान रेडी है या ना। वह किस बैंक में उसे क्या क्या लेकर जाना है तो सब उसने रेडी कर लिया था। लेकिन एक बार फिर तसल्ली के लिए चेक करके वो सोना चाहती थी। फिर उसे जोरों से प्यास भी लगी थी। आस्था धीरे से उठी। उसने सोचा अंडस्को की
बैग तो वह बाद में भी चेक कर लेंगी, पहले ठंडा पानी पीऊंगी तो नींद आ जाएगी। ये सोचते हुए आस्था नीचे हॉल में चली गई थी। हॉल में जाकर उसने किचन की लाइट जला दी थी। तो उसने देखा कि रात के 2 बजे है। आस्था ने सोचा कि अब सोकर वह क्या करेगी, कुछ ही देर तो बाकी है, 8 बजे से 9 बजे के बीच उसे कॉलेज के लिए निकलना है। तो क्यों ना इससे पहले वो सबके लिए नाश्ता वगैरह बना दे और उसके बाद वो सो जाए, कहीं अगर टाइम पर उसकी आंख नहीं खुली तो नाश्ता नहीं बना पाएगी। वो पहले दिन आस्था लेट नहीं होना चाहती थी, तो उसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल पर थी, इसलिए फटाफट से अपनी कमर कस ली थी और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगे थी। बाकी सब मेंशन में बेफिक्र होकर सो रहे थे। आस्था ने जल्दी ही सारे नाश्ता वगैरह की तैयारी करने के बाद फटाफट से गैस चूल्हा जला दिया था, और जैसे ही उसने गैस का चूल्हा जलाया, अचानक से फायर अलार्म की आवाज़ बजने लगी। अब आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी। उसे तो समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ और ये अलार्म कैसे बजने लगा। आस्था काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। अलार्म काफ़ी तेज बज रहा था। लग रहा था मानो कि आस्था के पूरे कान अभी तुरंत उस अलार्म डैमेज हो जाएंगे। इस अलार्म की आवाज़ सुनकर अपने दोनों हाथों को उसने अपने कान पर रख लिया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे ही अलार्म की आवाज़ बाकी सब घर वालों के कान में गई तो सभी फटाफट से उठ गए थे। सभी के सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। अचानक से ये अलार्म कैसे बजने लगा। पूरे मेंशन में सिक्योरिटी गार्ड्स जमा हो चुके थे। इतना ही नहीं, सुमित साथ साथ अरमान, मारिया, टाइगर सभी के सभी अपने कमरों से बाहर आ गए थे और हॉल में जमा हो गए थे। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस वक्त वहां गए थे। तब अरमान गुस्से से चिल्लाते हुए सिक्योरिटी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है, कहाँ आग लगी है, चेक करो पूरे घर को अच्छी तरह से। ऐसा बोलकर सभी सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन देने लगा था। लेकिन सब कुछ सही सलामत था, लेकिन किसी का भी ध्यान अभी तक रसोई घर में नहीं गया था। तभी अरमान की नज़र कानों पर अपने हाथ रखे हुए आस्था पर पड़ी, तो उसे लगा कि शायद आस्था की जान खतरे में है। इसीलिए अरमान जल्दी से दौड़कर आस्था के पास गया था और उसने उसे सीधा गले से लगा लिया था और अपनी गोद में उठाकर हॉल में ले आया था और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। कहीं ना कहीं अरमान का इतना प्यार करना देखकर सभी की आंखों में सुकून मिला था। लेकिन आस्था ने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया। एक तो वो अलार्म से घबराई हुई थी और अब अरमान से भी उसे डर लग रहा था कि ना जाने अरमान अब उसे कैसी सजा देगा, इसलिए वो चुप थी। तभी दादाजी आस्था के पास गए और सर सहलाते हुए बोले, आस्था बेटी, तुम किचन में क्या कर रही थी। अब आस्था ने जैसे ही दादाजी की आवाज़ सुनी और दादाजी की ओर देखकर जल्दी से दादाजी के गले से लग गई थी और घबराकर बोली, दादाजी पता नहीं क्या हुआ, हम किचन में खाना बना रहे थे और अचानक से ये कैसी भयानक सी आवाज़ आने लगी, कैसे अलार्म बजने लगा। ये सुनकर दादाजी के माथे पर हैरानी के भाव आ गए और धीमे स्वर में आस्था से पूछा, लेकिन बेटा तुम इस वक्त किचन में खाना क्यों बना रही थी, क्या बात है, क्या तुम्हें आज का खाना अच्छा नहीं लगा, क्या तुम्हें भूख लगी थी। ऐसे बोलकर दादाजी हैरानी से आस्था से सवाल करने लगे थे। वही अरमान केवल घूरकर आस्था को देख रहा था, जैसे वो उसकी जानी दुश्मन हो। तब एक सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आया। उसने फटाफट से जाकर किचन का गैस बंद किया और वहां आकर बोला, साहब जी, वह घर का किचन में जो गैस चूल्हा और ऑन होने की वजह से फायर अलार्म बज गया था। अब ये सुनकर आस्था चौंक गई और हिचकिचाते हुए पूछने लगी, लेकिन हम पहले भी तो खाना बनाते थे, तब तो अलार्म नहीं बजता था, फिर आज ये अचानक से क्या हुआ। तब दादाजी ने आस्था की और मुस्कुरा कर देखा। वह एक्चुअली बेटा, घर का पूरा काम खत्म होने के बाद घर के नौकर फायर अलार्म का सिस्टम ऑन कर देते हैं। और जस्ट किचन का काम खत्म हो जाता है तो रात में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या आग लग जाए तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है। तो किचन का चूल्हा सुबह स्टार्ट करने से पहले घर के नौकर फाइनल अलार्म बंद कर देते हैं। तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता था, इसीलिए अलार्म बज गया। तब अरमान गुस्से से आस्था को घूरता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और चिढ़ते हुए बोला, इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाँ, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। अब अरमान ने जैसे ही आस्था को इस तरह से उसे डांट दिया, तब दादाजी उसे रोकते हुए बोले, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो। तुम्हें इस तरह से आस्थ बेटी से बात करने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी वो सबका भला ही सोच रही थी। वही आस्था अब अपनी वजह से सबको इस तरह से आधी रात को जागता हुआ देखकर आस्था थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गई और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया था। अब आस्था को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखकर अरमान फिर से इरिटेट हो गया था और वह उसकी ओर गुस्से से घूरता रहा। तभी दादाजी आस्था को शांत कराकर बोले, बेटा क्या बात है, बताओ ना, अगर आपको भूख लगी थी आप किसी भी सर्वेंट से कह देती, 24 हॉर्स सर्वेंट अवेलेबल रहते हैं। रात के वक्त किचन का कोई काम नहीं होता है तो सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, आप बस एक बार उन्हें आवाज़ लगा देती, वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाते। तभी आस्था बोली, वह दादाजी, कल हमारा कॉलेज का पहला दिन है, हमें नींद ही नहीं आ रही है, हमने सोचा कि तब तक हम सबके लिए सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रख लेते हैं, कभी हमें कॉलेज जाने में देर हो जाएगी तो। अब जैसे ही आस्था ने मासूम से शक्ल बनाकर ये कहा, सबके सब आस्था की ओर देखकर जोरों से हंसने लगे थे,
क्योंकि आस्था की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। तब अरमान आस्था को घूरते हुए आगे आया और बोला, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे परिवार को नींद से जगा दो। हाँ, और तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कोई ऐसा काम दूंगा जिससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करोगी। ऐसा बोलकर अरमान ने बिना सोचे समझे आस्था को सबके सामने गोद में उठा लिया था और सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर लेकर जाने लगा था। और आस्था अब मन में सोच रही थी कि आखिरकार इस इंसान को हो क्या जाता है, जब देखो 1 मिनट में हमें गोद में उठा लेता है। शादी के दिन भी इन्होंने हमें गोद में उठा लिया, अस्पताल से गए वहां भी गोंद ऐसे, और अब जरा जरा छोटी छोटी सी बातों में हमें गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं। वह आखिरकार ये राक्षस रूपी इंसान चाहते क्या है हमसे। और कभी तो कहते कि हम उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और कभी हमसे खुद ही चिपके से रहते हैं। तब अरमान आस्था को घूर कर देखने लगा था। अब आस्था ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वह सोचने लगी कि शायद उसके मन की बात एक बार फिर अरमान ने सुन ली हो। तब अरमान बोला, अगर इतने जोरों से मन में सोचोगी तो क्या तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं देगी। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने तुरंत अरमान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। वहीं दादाजी बड़े ही प्यार मोहब्बत से मुस्कुराते हुए आस्था और अरमान को इस तरह से जाते हुए देख रहे थे। कहीं ना कहीं जो सपना उन्होंने आस्था को लेकर देखा था, अब उन्हें पूरा होने की एक उम्मीद नजर आ रही थी। जल्दी सब लोगों को उन्होंने अब सोने के लिए कह दिया था। वहीं ध्रुव और आहान ने एक दूसरे की ओर देखा था और अगले ही पल वह लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। वही टाइगर, जो कि सबके जाने के बाद अकेला वहां खड़ा था, वह सोच रहा था कि क्या ये वाकई उसका वही किंग है जो किसी की एक छोटी सी मामूली सी गलती पर उसे इतनी बड़ी सजा दिया करता है। वो आज अपनी क्वीन को लेकर इतना ज्यादा पजेसिव है। कहीं ना कहीं टाइगर को आस्था से थोड़ी सी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि शुरू से ही टाइगर अरमान के आसपास रह रहा था और अब जब से आस्था आई थी, अरमान ज्यादा से ज्यादा समय आस्था के साथ ही बिताता था, या उसके कमरे में रहता था, या इस किसी ना किसी प्रॉब्लम में या चिंता में रहता था। तो ये बात टाइगर को थोड़ा सा अजीब लगी थी। मारिया टाइगर के चेहरे के एक एक्सप्रेशन को देख रही थी। अब मारिया को भी उस वक्त नींद नहीं आ रही थी और टाइगर को वह गार्डन में जाते हुए देख चुकी थी। मारिया भी उसके ठीक पीछे पीछे गार्डन में चली गई थी। वही अरमान ने जल्द ही आस्था को ले जाकर सीधा बेड पर पटक दिया था और बिना देरी किए तुरंत उसके ऊपर आ गया था। अब आस्था हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बोला था कि आप हमें कुछ ऐसा काम देने वाले हैं जिसके बाद हमें नींद आ जाएगी, या फिर हम उसे काम को करते रहेंगे तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तभी अचानक अरमान आस्था के करीब झुकने लगा, धीमी आवाज में बोला, हाँ काम दे तो रहा हूँ मैं तुम्हें, मुझे सुलाने का काम। तुमने मेरी पूरी की पूरी रात खराब कर दी है। तुम्हारे ड्रामेबाजी ने मुझे सोने नहीं दिया। पहले तुम बेड पर उलट पलट करती रही, उसके बाद तुमने नीचे जाकर फायर अलार्म ही बजवा दिया। अब तुम्हें मुझे सुलाना होगा, याद रखना। अगर मेरी नींद अब इतनी सी भी खराब हुई तुम्हारी वजह से, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर अरमान ने अपना सर आस्था की गर्दन के पास ले गया और उसने अपना पूरा भार आस्था के ऊपर डाल दिया था। अब तो आस्था की सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी और वह मन ही मन में बोल रही थी, कान्हा जी ये क्या है? क्या किसी को नींद से जगाने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? और इन्होंने अपना भार देखा है, ये 250 किलो के होंगे और हम कितने नाजुक से हैं, हम भला इनका भार कैसे संभाल पाएंगे? तभी अरमान आस्था को थोड़ा सा का कसमासता हुआ देखकर बोला, मैंने बोला ना डोंट मूव, तुम्हें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मेरे सर में मसाज दो और मुझे सुलाओ। तब आस्था अटकते हुए बोली, लेकिन मैं अब आस्था की मैं सुनकर अरमान इरिटेट होकर बोला, मैंने बोला ना डोंट मूव एंड डोंट टी स्पीक जस्ट दो दैट, कुछ तुम्हें बोलना नहीं है और हिलना भी नहीं है, जो बोल है सिर्फ और सिर्फ वही काम करो। अब आस्था बेचारगी से अरमान को देख रही थी, फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन इस तरह से आप अपना सारा भार हमारे ऊपर डाल देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? कम से कम आप थोड़ा सा साइड में होकर तो लेटिए ना, तभी तो हम आपके सर में मसाज देंगे। आस्था ने जैसे ही मासूमियत से ये कहा, अंडरस्को अरमान ने अपना चेहरा उठाकर आस्था की ओर देखा और उसके बाद उसे एहसास हुआ जिसे वह नर्म बेड का गद्दा समझकर सो रहा है, असल में वह आस्था है। तब वह खुद से ही थोड़ा सा झेप गया था और तुरंत आस्था के बराबर में लेट गया था। अब आस्था जैसी उठकर बैठने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचकर और धमकी देते हुए बोला, अगर अब तुमने कहीं जाने की कोशिश किया, हिलना डुलना किया, कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सीधा तुम्हें पास वाला तो जंगल है वहां छोड़कर आ जाऊंगा, फिर पूरी रात भूतों के साथ जंगल में जाकर गाना गाती रहना। ऐसे बोलकर अरमान ने आस्था को डरा दिया था। भूतों का जिक्र सुनते ही आस्था की सिटी पट्टी गुम हो गई थी। वैसे भी वो तो भूतों से कुछ ज्यादा ही डरा करती थी। तभी उसने तुरंत अरमान से बोला, नहीं 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 प्लीज, हम कर रहे हैं ना, हम आपको अभी सर पर मसाज दे देते हैं, वैसे भी हमारी हेड मसाज तो फेमस है। हम तो अपनी नानी माँ को भी इतनी अच्छी मसाज दिया करते थे।
कि उन्हें पलक झपकते ही नींद आ जाया करती थी। अब आस्था ने जैसे एक बार फिर पटर पटर बोलना शुरू किया। तब अरमान इरिटेट होते हुए बोला, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ काम करना है। जो बोला है वह करो और फालतू की बातें मत करो। ऐसा बोलकर अरमान अब चुपचाप आस्था के ठीक बराबर में लेट गया था। उसने आस्था को अपने हाथ पर लेटाया था और उसका एक हाथ अपने सर पर रख दिया था। अब आस्था अरमान के थोड़ा सा करीब होकर उसके सर को सहलाने लगी थी, लेकिन अरमान आस्था को इस तरह से करीब देखकर अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि आस्था तो उस वक्त उसके काफी करीब थी अरमान के साथ। नज़दीकियों का आस्था ने ध्यान नहीं दिया, उसे तो अरमान ने जो काम दिया था वह करने लगी थी। लेकिन इस बीच आस्था के नेक के नीचे का हिस्सा अरमान के होठों के बेहद करीब था, जिसकी वजह से अरमान का गला पूरी तरह से सूख रहा था। वह बार बार आस्था के खूबसूरत दूध से गोरे बदन को देख रहा था, क्योंकि आस्था के मसाज करने की वजह से उसका उभरा हुआ हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा था। अब अरमान की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी और इस बीच फुल एक्ट के रूम में उसे पसीना निकलना शुरू हो गया था। आस्था चूंकि अरमान को मसाज देते देते सोच रही थी, अब हम कल ठीक 7 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे उठकर हम नहाएंगे, कान्हा जी की पूजा करेंगे, फिर हम कुछ खाएंगे और दादाजी का आशीर्वाद लेकर कॉलेज जाएंगे। फिर आस्था की गाड़ी एक जगह आकर अटक गई कि वह कॉलेज जाएगी कैसे, उसे तो शहर के रास्ते भी नहीं पता है। अब आस्था बार बार ये सारी चीज़ सोचे जा रही थी। वही अरमान ये सोच रहा था कि अगर कुछ देर और आस्था इसी तरह से उसके करीब रही तो वह खुद पर से अपना कंट्रोल खो देगा, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, उसका पूरा शरीर उसके बस से बाहर हो चुका था। वह हर हाल में आस्था के इस तरह से करीब होने पर पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गया था। अचानक से अरमान उठा और फटाफट से साइड में रखा हुआ एक गिलास पानी उसने पूरा का पूरा पी लिया था। आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोली, अब हमने क्या किया? आप क्यों उठ गए? प्लीज लेट जाए, हम मसाज दे रहे हैं ना आपको। तब अरमान बोला, ये बताओ, जब तुम मेरी मसाज कर रही थी तुम क्या सोच रही थी? अब अरमान ने सोचा कि जो ख्याल इस वक्त उसके दिमाग में चल रहा है और आस्था के करीब होने पर शायद उसके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ चल रहा होगा। तब अरमान की बात सुनकर आस्था बोली, क्या आपने ये वाली बातें भी हमारे मन की सुन ली है कि हम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आस्था को तो यही लगता था कि अरमान उसकी मन में बोली हुई हर बात को सुन लेता है। तब आस्था बोली, वो अगर आपने सुन लिया तो आप हमारा हल भी कर दीजिए, हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी और हमें परेशानी नहीं होगी, वरना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। शुरू शुरू में हमें अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, फर्स्ट टाइम है ना। अब जैसे ही आस्था ने अपने कॉलेज से रिलेटेड बातें बताई, लेकिन अरमान उनका मतलब कुछ और ही समझा रहा था और उसने तुरंत आस्था के बालों को कसकर पकड़ लिया था और आंखों में आंखें डालकर बोला, ओह तो तुम मुझे देखकर इस तरह के गंदे गंदे ख्याल अपने दिमाग में लाती हो? तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, जानबूझकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। इस वक्त अरमान के होंठ आस्था के होठों के बेहद करीब थे और वह उस पर भरपूर नजर डालते हुए बोले जा रहा था। तब अरमान की इस तरह की बातें सुनकर आस्था हैरानी से सवाल करते हुए बोली, लेकिन हमने क्या किया? आपने तो बोला कि हम क्या सोच रहे हैं हम वह आपको बता दे, और जब आपको पता चलेगा कि कल हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे है, हम इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हम कॉलेज कैसे जाएंगे, तो इसमें हमने क्या किया और हमने कब आपको आकर्षित किया? हाँ। अब आस्था ने जैसे ही इस तरह से सारी बातें बताई, अरमान पूरी तरह से झल्ला उठा था और सोच रहा था, तुम सच में आफ्त हो और यू आर जस्ट यूजलेस, यू जस्ट यूजलेस, यू आर मैड, कहाँ से आए हो? तुम वाकई ऐसी हो या फिर ऐसा होने का दिखावा करती हो? बोलो हाँ, जवाब दो मुझे। ऐसा कहकर आस्था के कंधों को बुरी तरह से झकझोरने लगा था, लेकिन आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे। रोकर हिचकी लेते हुए बोली, हमने क्या किया है मिस्टर राक्षस? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी अरमान आस्था का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया था और बेरुखी से बोला, अब जो मैं कहूंगा सिर्फ तुम वह करोगी। अचानक अरमान आस्था की गोद में लेट गया था और ऑर्डर्स देते हुए बोला, अब मेरे सर पर मसाज दो। अब आस्था पूरी तरह से फंस गई थी, वह अब पूरी रात इस तरह से कैसे मसाज दे सकती थी, उसे भी तो लेटना था। वेल, आस्था मन मन में सोचने लगी थी कि अभी थोड़ी देर पहले भी तो हम मसाज दे रहे थी, फिर अपने आप ही पता नहीं उन्होंने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया और अब एक बार फिर हमें कह रहे हैं कि हम उन्हें मसाज दे। आखिरकार चल क्या रहा है इन राक्षस के दिमाग में? तब आस्था खुद से बोली, आस्था बेटा तू कुछ मत सोच, कहीं ऐसा ना हो ये वाली बात भी ये मन की समझ ले। वेल, अब आस्था के गोद में लेटकर अरमान को काफी ज्यादा बेटर लग रहा था, उसे एक बड़ा ही सुकून सा मिल रहा था। ऐसा सुकून की तलाश ना जाने वह कब से करता हुआ आया था, लेकिन आज आस्था की गोद में वो सुकून पाकर वह एक बहुत गहरी नींद में सो गया था। और आस्था अरमान के बारे में सोचते सोचते उसके सर में मसाज देने लगी थी और कब अरमान को गोद में लिए ही अरमान की पीठ पर सर रखकर आस्था भी उसी तरह से बैठे बैठे सो गई थी। और सुबह 7 बजे उठने वाली आज हमारी आस्था सीधा अब 8:30 उठी थी, लेकिन उससे पहले अरमान की आंखें खुल गई थी। अरमान ने जैसे ही खुद को आस्था के गोद में पाया,
और अपनी पीठ पर कुछ भार सा पाया तो उसने हल्की सी मूवमेंट लेकर करवट ली थी। इस वक्त वह आस्था के बेहद करीब, और आस्था का खूबसूरत सा चेहरा उसके पीठ पर रखा हुआ था, क्योंकि आस्था इस तरह से अरमान को मसाज देते हुए सो गई थी। अब अरमान ने जैसे ही टाइम चेक किया तो वह हैरान हो गया और सोचने लगा, सिली गर्ल अभी तक सो रही है, और कहाँ तो पूरी रात ये सोने नहीं वाली थी, क्योंकि इसे पहले दिन कॉलेज के लेट नहीं होना था, और अब देखो अब कैसे घोड़े बेचकर सोई हुई है। अब क्या करूं, इसे जगाओ या ना जगाओ, लेकिन इसे जगाना तो पड़ेगा। तब अरमान आस्था की गोद से निकलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन आस्था तो उसे वक्त अरमान को कुछ ज्यादा ही अच्छे से गोद में पकड़े हुए सोई हुई थी। जैसे कोई बच्चा अपने टेडी को अच्छी तरह से पकड़कर सोता है, ठीक वैसे ही आस्था भी सोई हुई थी। तब अरमान थोड़ा झल्लाते हुए आस्था के हाथों को हटाने लगा था, क्योंकि आस्था ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके पीठ पर अपना सर रखा हुआ था। जब अरमान आस्था के पास से उठने की कोशिश कर रहा था, अचानक आस्था की आंखें खुली और अरमान को जगा हुआ देखकर तुरंत थोड़ा सा पीछे हटकर वह बैठ गई थी। तब अरमान और आस्था दोनों कुछ ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, तुम्हें तो कॉलेज जाना था ना, आज तो तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे था ना, आज तुमने 8:30 बजा दिए हैं और ठीक 9:30 बजे पर शायद तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा, अब क्या होगा। अब आस्था ने ये जैसे ही सुना वह तुरंत बेड पर खड़ी हो गई थी और वह उछलते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लेट कैसे हो सकते हैं? हम जा रहे हैं, हमें जाना होगा। अब अरमान इरिटेट होते हुए बोला, बेड से पहले नीचे उतरो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इस तरह से बेड पर कूदो। समझी, तुम उतरो नीचे। तब आस्था मायूसी से जल्दी से नीचे उतरी और तब अरमान वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। तब आस्था जोरों से चीखी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब अरमान, वॉशरूम जा रहा हूँ। वॉट यू मीन, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तब आस्था ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई थी और खुद से ही सवाल जवाब करते हुए बोली, अगर ये वॉशरूम में घुस गए तो हम कब तैयार होंगे, और वह कॉलेज कब जाएगी, उसे तो पूजा भी करनी है, उसे तो सबका आशीर्वाद भी लेना है, और फिर वो कॉलेज कैसे पहुंचेगी, उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता, ये भी तो सोचना है। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था ने जल्दी से अरमान से कहा, हम तो आपको बताना ही भूल गए। तब अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखकर बोल, क्या बताना भूल गई? वह आपका जो लैपटॉप है ना, वह कल रात हमारे हाथ से नीचे गिर गया था। जिस लैपटॉप पर आप काम कर रहे थे, कल रात हमारे हाथ से नीचे गिर गया था। अब प्लीज उसे एक बार चेक कर लीजिए, वह ठीक है या नहीं है। अब अरमान ने जैसे ही ये सुना कि आस्था ने उसका लैपटॉप गिरा दिया है तो वह डेंजरस वे में आस्था को घूरने लगा था, क्योंकि वो काम के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेटेड था ये बात किसी से छुपी नहीं थी, और उसे अपने लैपटॉप से बहुत ज्यादा प्यार था। वह फटाफट से साइड टेबल पर रखे हुए लैपटॉप की ओर गया, और जैसे ही वो लैपटॉप की तरफ गया, आस्था तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली थी। अरमान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने फटाफट से लैपटॉप जाकर चेक किया, सब कुछ ठीक था, और लैपटॉप देखते हुए बोला, लेकिन लैपटॉप तो ठीक है, लग भी नहीं रहा है कि लैपटॉप गिरा था। और जैसे ही ये बोलकर अरमान पीछे मुड़ा, उसे आस्था कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि इस जरा सी मामूली सी लड़की ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। एक बिलेनियर को जो इतनी बड़ी कंपनी चलाता है, इतना ही नहीं अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है, सब लोग उसके इशारे पर नाचते हैं, उसे एक मामूली सी लड़की ने बेवकूफ़ बनाया। ये बात अरमान की ईगो को हट कर गई थी। उसने दांत पीसते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। आस्था जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी और मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज तो सुबह सुबह उठते ही उसने उस राक्षस का अच्छे से बुद्धू बना दिया। और उसने जल्दी से अपना दुपट्टा साइड में रखा और अपना सूट उसने उतार दिया था, और फटाफट से, क्योंकि वह शावर लेना चाहती थी, इस वक्त वह केवल इनरवियर में थी और अभी आस्था अपना नीचे की प्लाजो भी निकलना चाहती थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, उतारो उतारो उतारो, शुरुआत अच्छी है। अब आस्था ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी वो एकदम से फ्रिज हो गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर आस्था को ही देख रहा था। आस्था ने जैसे ही अरमान को वहां देखा, उसने चीख मार दी थी और फटाफट से अपना दुपट्टा लेकर अपने शरीर को कवर करने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि उसने ऊपर केवल इनरवियर पहना हुआ था, हालांकि नीचे का प्लाजो अभी उसने नहीं उतारा था। अब आस्था अरमान को वहां देखकर पूरी तरह से शॉक हो गई थी और नजरें चुराते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे यहाँ आ सकते हैं? बाथरूम में क्या तरीका हुआ? ये कैसी बदतमीजी है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे बोलकर आस्था अरमान को घूर कर देख रही थी, लेकिन अरमान तुरंत ही अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ आया। उसने शर्ट उसने अपनी साइड पर रख दी थी। अरमान ने भी केवल एक पैंट पहनी हुई थी और उसके करीब जाकर बोला, क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रही हो? अगर तुमने कुछ नहीं पहना है, ऊपर तो मैंने भी कुछ नहीं पहना है, सो जस्ट रिलैक्स। तुम्हें क्या लगा तुम अरमान सिंघानिया को बुद्धू बनाकर इस तरह से वॉशरूम में आ जाओगी?
और अरमान सिंघानिया इस तरह से एक मामूली सी लड़की से बुद्धू बन जाएगा। शायद तुम भूल रही हो, ये मेरा घर है और इस घर के हर एक दरवाजे पर मेरा बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है। इसके थ्रू मैं आसानी से किसी भी कमरे में आ जा सकता हूँ। अब अरमान ने जैसे ही ये सारी डिटेल्स बताई, आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी। तो उसने अभी अभी अपना सूट उतारा था, केवल इन अ वे में अरमान के सामने थी, तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। तब अचानक अरमान उसके पास आया और बोला, इतना क्यों शर्मा रही हो? हाँ, गाल देखे तुमने अपने एकदम लाल हो गए हैं। अगर इस तरह से शर्माओगी तो हम दोनों एक साथ नहाएंगे कैसे? अब आस्था हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए अरमान की ओर देखकर बोली, ये आप क्या क्या कह रहे हैं? हम भला आपके साथ कैसे नहा सकते हैं? अरमान बोला, वेरी सिंपल, मैं बताता हूँ कैसे नहा सकते हैं। ऐसा बोलकर अरमान ने जल्दी ही शावर अपने और आस्था के ऊपर चला दिया था। और देखते ही देखते अरमान अपने बालों में उंगलियां फिर आने लगा था और शॉवर के नीचे खड़ा होकर नहाने लगा था। आस्था शॉवर के अचानक से चलने पर घबरा गई थी और उसका दुपट्टा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। उसने अरमान की बाजू को पकड़ लिया था। उस वक्त आस्था को देखकर अरमान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके हार्मोनियम सिस्टम काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल किए हुए ऑर्डर करते हुए बोला, मेरा मुंह खड़ी खड़े क्या देख रही हो? नहाओ ना, फटाफट से देखो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। याद रखना, अगर तुमने आज कॉलेज मिस किया तो उसके बाद शायद मैं तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद करवा सकता हूँ। अब अरमान ने जैसे ही ये बोला, आस्था तुरंत अपनी सेंस में वापस आई। वह फटाफट से बोली, नहीं नहीं, हम अभी नहा लेते हैं, हम कॉलेज जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। ऐसे बोलकर आस्था फटाफट से अरमान के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि इस वक्त वो कितने कम कपड़ों में अरमान के सामने है। वही अरमान आस्था की खूबसूरत और खुली हुई पीठ को देख रहा था, जो एकदम बड़ी ही खूबसूरत थी, और आस्था की पीठ के बीच में एक काला तिल उसकी पीठ को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। अचानक अरमान ने अपनी उंगलियों से आस्था की पीठ के काले तिल को छूना चाहता था, लेकिन तभी आस्था ने शॉवर थोड़ा सा आगे बढ़कर बंद किया और टॉवल को अपने चारों तरफ अच्छे से लपेट लिया और बोली, हम नहा चुके हैं, आप नहाकर बाहर आ जाइए। ऐसा बोलकर आस्था वहां से वापस जाने लगी, लेकिन अचानक अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था और आस्था इस तरह से भीगी भीगी से उसके सीने से जा लगी थी। कुछ पल अरमान आस्था की ओर देखा और थोड़ी देर पहले जो उसकी पीठ के तिल को वो छूने की कोशिश कर रहा था, उसी पल उसने उसकी पीठ के तिल को अच्छे से छुआ और बोला, याद रखना, मुझे तुम्हारी किसी तरह कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रहा है। अगले ही पल अरमान ने आस्था को छोड़ दिया था, क्योंकि इस वक्त अरमान अगर ज्यादा देर आस्था के करीब रहता तो शायद वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे भी उसका पूरा शरीर इस वक्त आस्था को पाने के लिए बेताब हो चुका था, लेकिन उसने अपनी विल पावर इतनी ज्यादा मजबूत कर रखी थी कि ये आस्था के करीब होकर भी वो उसके पास नहीं गया था। अब आस्था फटाफट से दरवाजे से बाहर निकली। आस्था अभी गिले कपड़े में ही थी, उसने अभी तक चेंज नहीं किया था, और क्योंकि बाथरूम में तो अरमान घुस चुका था, तब आस्था ने फटाफट वॉशरूम के बाहर से कुंडी लगा दी थी और सोचने लगी कि ये बंद कर देती हूँ। फिर सोचने लगी कि कुंडी तो हमने अंदर से भी लगाई थी, लेकिन वह राक्षस फिर भी अंदर आ गए, लेकिन अब जो कुछ भी हो देखा जाएगा। अब बस तैसे चेंज कर रही थी। हालांकि आस्था की हालत पर काफी ज्यादा खराब हो रही थी। अरमान के साथ उस सिचुएशन को वह हजम नहीं कर पा रही थी। उसे रह रहकर शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए उसने सब इग्नोर किया था, क्योंकि इस वक्त उस पर कॉलेज जाने का भूत सवार था। तो उसने हर तरह के सिचुएशन को फेस किया और फटाफट से, इससे पहले कि अरमान बाथरूम से बाहर निकलता, आस्था ने फटाफट से बहुत बिजली की सी तेजी से अपने कपड़े बदले थे। कपड़े बदलकर उसने वह ब्लू रंग का फ्रॉक पहना था और साथ ही साथ गले में उसने अपनी जान से भी प्यारी चीज यानी कि उसे ब्लू स्टोन वाली चैन को पहना था। आस्था पर वह रंग बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। आस्था के लंबे लंबे गहरे काले बाल, साथ बड़ी बड़ी आंखें, आस्था की नाक में छोटी सी नोच पिन, खूबसूरत लाल सुर्ख होंठ और एकदम पतली सी कमर आस्था को बेहद खूबसूरत बनाती थी। फटाफट से आस्था एकदम से तैयार हो गई थी और अरमान केवल टॉवल लपेटकर जल्दी अरमान भी बाथरूम से बाहर आया था, और जैसे ही उसकी नजर आईने के सामने अपने बालों में कॉम्ब करते हुए आस्था पर पड़ी तो वह बिना पलक झपकाए आस्था को देखता रहा था। आस्था उसे ब्लू रंग के फ्रॉक में बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अरमान की नजर आस्था पर से हट ही नहीं रही थी। वह खोया खोया सा, एकदम पागल सा आस्था को देखता रहा था और मन ही मन में बोला, ये चीज मेरी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उस वक्त अरमान बड़ा ही अजीब सा संकी सा लग रहा था। वही आस्था ने फटाफट से अपने बालों को संवार लिया और उन्हें खुला छोड़ दिया था और दुपट्टा अच्छे से अपने कंधों पर फैलाया था। और अब अचानक जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ी तो एक पल को आस्था शौक हो गई, लेकिन अगले पर वो बोली, हम जल्दी से नीचे जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है।
अभी तक हमें तो ये भी नहीं पता कि हम पहुंचेंगे कैसे। ये बोलते हुए आस्था जैसे ही अरमान के ठीक बराबर में से बाहर निकालने के लिए जाने लगी, अरमान ने उसका तुरंत हाथ पकड़ लिया। अब आस्था सवालिया नजरों से अरमान की ओर देखने लगी थी, तो अरमान बोला, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं खुद लेकर चलूंगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा आस्था हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल वह थोड़ा सा खुश होकर चंचलता से बोली, क्या सच में आप हमें लेकर चलेंगे? तो आप ये बात हमें क्या कल रात नहीं बता सकते थे? पता है, हम ये सोच सोच कर कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हम कल कॉलेज जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि हमें तो शहर के रास्ते भी नहीं पता है। जैसे ही आस्था ने क्यूटली एक बार फिर से ये सारी बातें बोली, अब अरमान तिरछा सा मुस्कुराया। अगले ही पल अपनी गर्दन एकदम से टेढ़ी करके आस्था को देखते हुए बोला, एक और बात याद रखना मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, आपको याद है ना आप किस शर्त पर कॉलेज जा रही हो? अगर किसी दिन आपके आसपास मुझे कोई भी लड़का नजर आया तो वह कॉलेज में आपका आखिरी दिन होगा। जैसे ही अरमान ने एक बार फिर आस्था को अपनी शर्त याद दिलाई, आस्था जल्दी से बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, अभी फिलहाल के लिए तो आप हमें कॉलेज छोड़ दीजिए। आप पहले दिन ही हमें क्यों डरा रहे हैं? हमने बोला ना कि हम किसी से भी दोस्ती नहीं करेंगे, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। और वैसे भी हम तो बहुत कम बातें करते हैं। आपको पता है ना, हम तो बोलते भी नहीं है जितना हो सकता है। हम तो चुप ही रहते हैं। जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान मन मन में उसे देखकर बोला, इस लड़की को देखकर कौन कह सकता है कि यह बोलती नहीं है? जब ये बोलना शुरू करती है, ये चुप ही कब होती है? और मेरे सामने खड़ी होकर कह रही है कि यह बोलते ही नहीं है। जल्दी ही अब अरमान भी रेडी हो गया था और रेडी होकर आस्था और अरमान दोनों सीढ़ियों से एक साथ नीचे आ रहे थे। अब जैसे ही दादाजी ध्रुव, आहान, सुमित, टाइगर मारिया ने उन दोनों को सीढ़ियों से एक साथ नीचे आते हुए देखा तो दोनों बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। बेहद खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल कपल। सबकी निगाहें इस वक्त सीढ़ियों से उतरते हुए अरमान और आस्था पर ही थी। दोनों जोड़ी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वे ध्रुव तो खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने आहान की ओर इशारा कर दिया था और दोनों ने एक साथ मिलकर सिटी मारनी शुरू कर दी थी। अब उन दोनों को इस तरह से सिटी मारते हुए देखकर अरमान का चेहरा सख्त हो गया था। और तभी उसने उन सबकी नजरों का पीछा किया और उस वक्त वाकई आस्था का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर से नीचे आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त आस्था को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो उसने एक झटके से आस्था का हाथ छोड़ा था और तुरंत उससे पहले नीचे उतर आया। अरमान का इस तरह का बिहेवियर देखकर एक पल के लिए आस्था शॉक हो गई थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से वह दादाजी के पास आई और उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगी थी और मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी हम तैयार हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम कॉलेज जाएंगे कैसे? हमें तो यहाँ शहर के रास्ते के बारे में भी नहीं पता है। हालांकि अरमान ने उसे पहले ही बोला कि वह उसे लेकर जाएगा, लेकिन अरमान को अभी इस तरह से जाता हुआ देखकर उसने सोचा कि शायद अरमान ने अपना इरादा बदल दिया है। इसलिए एक बार फिर आस्था की सुई वहीं आकर अटक गई थी कि वह कॉलेज जाएगी कैसे। अब आस्था ने जैसे ही ये बात बोली, ध्रुव और आहान एक दूसरे की ओर देखने लगे थे, मानो कि वह कहना चाह रहे हो कि एक बिलियनियर की पत्नी, सबसे ज्यादा रईस आदमी की पत्नी, ये पूछ रही है कि वो कॉलेज कैसे जाएगी। उसे तो रास्ते भी नहीं पता, तो कहीं ना कहीं उस वक्त उन्हें आस्था दुनिया का 8वां अजूबा लग रही थी। वेल तभी आहान वहां आया और मुझे जेंटल टोन में बोला, भाभी भाभी मेरी प्यारी भाभी, आप क्यों टेंशन लेती है? अरे हम हैं ना आपके दो निकट्टू देवर, हम क्या करेंगे यहाँ पर? और वैसे भी ध्रुव केवल कुछ स्पेशल केसेस के लिए ही सर्जरी करने जाता है, वरना ये तो सारा दिन खाली रहता है। मेरी तरह मैं चलूंगा आपके साथ आपको छोड़ने के लिए। अब जैसे ही ध्रुव और आहान ने ये कहा, तब आस्था के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वह चंचलता से बोली, क्या सच में, सचमुच आप दोनों हमारे साथ चलेंगे? तब वो दोनों बोले, जी हाँ हमारी प्यारी भाभी, हम आपके साथ चलेंगे, आप क्यों परेशान होती है, हम है ना। ऐसा बोलकर ध्रुव और आहान मुस्कुरा दिए थे। वही आस्था के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट अरमान को हजम नहीं हुई और वह तुरंत बोल पड़ा, अगर तुम दोनों को क्या कोई कर काम नहीं है? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आहान, तुम आज मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो, समझे तुम? अब अरमान ने जैसे ही ये ऑर्डर दिया, आहान की तो सिटी सिटी गुम हो गई थी और वह जल्दी से बोला, लेकिन भाई मुझे तो बहुत सारा काम है। आप जानते हैं हमारे जो प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया है और मुझे वो कंप्लीट करना है। और जल्दी से आस्था से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आस्था भाभी आई एम सो सॉरी, मैं आज आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। बिकॉज मैं निकल रहा हूँ। ऐसा बोलकर आहान इतनी तेजी से 9-2-11 हो गया था, मानो कि अरमान जबरदस्ती उसे अभी इसी वक्त अपने साथ ऑफिस ले जाएगा। तो आहान को इस तरह से भागता हुआ देखकर ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर आस्था को परेशान देखकर बोला, भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगा। तभी अरमान, ध्रुव मुझे लगता है कि आपको अपने बाकी चीजों पर फोकस करना चाहिए। ये छोटे मोटे कामों के लिए और भी घर में नौकर है, आपको किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्ट क्लियर, अरमान हर किसी को आस्था के साथ जाने से मना कर रहा था।
लेकिन सीधे सीधे वह बोल नहीं पाया था। तभी दादाजी समझ चुके थे कि अरमान क्या कहना चाह रहा है, और वह तुरंत ध्रुव के पास आए और बोले, ध्रुव बेटा, तुम अपना काम निपटा लो। और अरमान, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, बहू का आज पहला दिन है तो तुम इसे छोड़ने जाओगे। अब अरमान दादाजी की बात मानते हुए बोला, ठीक है, मैं केवल 2 मिनट इंतजार करूंगा। ऐसा बोलकर अरमान बाहर निकल गया था। वही दादाजी ने जैसे ही ये ऑर्डर दिया था, आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वह दादाजी की ओर देखकर मन में बोली, क्या दादाजी, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप हमसे? अभी फिलहाल आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने एक नज़र सभी को बारी बारी से देखा और मायूस होकर अरमान के ठीक पीछे पीछे जाने लगी थी। उन दोनों को साथ जाते हुए देखकर दादाजी की आंखें नम हो गई थी। तभी ध्रुव दादाजी के पास आया और बोला, ये सब क्या था दादाजी? तब दादाजी बाहर की ओर देखकर बोले, मेरा खडूस पोता बदलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन आस्था अपने प्यार से अरमान को बदल देगी। ये सब कहते हुए दादाजी मुस्कुरा उठे थे। वही जल्दी ही मारिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और टाइगर फ्रंट सीट पर बैठ गया। आगे पीछे 3 से 4 गाड़ियां चलने लगी थी। तभी अरमान, जो कि कार में ही बैठा हुआ था, आस्था उसकी कार के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह करें तो क्या करें। वह खुद खोलकर कार का दरवाजा कार में बैठ जाए, क्योंकि अरमान ने उसे अभी तक अपने साथ चलने को नहीं बोला है। लेकिन तभी अरमान ने टाइगर की ओर देखा और टाइगर तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और आस्था के लिए उसने दरवाजा खोला और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, क्वीन प्लीज आप अंदर बैठ जाए। अब आस्था ने एक नजर टाइगर को देखा, उसके बाद उसकी निगाहें एक बार फिर मारिया पर पड़ी थी। मारिया वही थी जिसने उसे सीढ़ियों पर से गिरने से बचाया था। उस वक्त भी आस्था उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त उसे एक्साइटमेंट थी सब लोगों को ये खुशखबरी देने की, अरमान ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दिया है। लेकिन अब मारिया को अरमान की ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर आस्था सोचने लगी थी, कितनी खूबसूरत लड़की है, एकदम एंग्रेजन लगती है, लेकिन देखो इस मिस्टर राक्षस ने इस बेचारी को अपना ड्राइवर बनाकर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था ने एक नज़र मारिया पर डाली और फिर अरमान की ओर देखा। अरमान के हाथों में एज यूजुअली अभी भी लैपटॉप और उसका आईपैड था जिसमें वो कुछ जरूरी चीज देख रहा था। तभी आस्था ने कार में बैठते ही अरमान की ओर घुरकर और बोली, आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आस्था ने जैसे ही ये बोला, अरमान हैरान हो गया और कंफ्यूजन से बोलने लगा, ये किस बारे में बात कर रही हो, मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? लेकिन उस वक्त अरमान आस्था से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बोला, फिर से अपना काम करने लगा। अब अरमान को इस तरह से कोई जवाब ना देता देखकर आस्था ने एक बार फिर उसके कानों में कानाफूसी की और धीरे बोली, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर उसे ये बोला और इरिटेट होते हुए अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। इस वक्त आस्था एकदम से ही अरमान के सीने से जा लगी थी। एक पल को दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। लेकिन फिर अरमान ने आस्था से बोला, क्या ठीक नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? अब जैसे ही टाइगर और मारिया दोनों पीछे का नजारा देखा तो दोनों की आंखें शौक से फैल गई थी। मारिया ने देरी ना करते हुए जल्दी कार के पार्टीशन ऑन कर दिए थे। तब आस्था ने अरमान की ओर देखकर उंगली से इशारा करते हुए बोली, हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा बोलकर आस्था ने अपने हाथ से ड्राइविंग सीट की ओर इशारा किया था। लेकिन कार के पार्टीशन ऑन हो गए थे, तो उस वक्त कोई दिखाई नहीं दिया था। तब अरमान का ध्यान भी कार के पार्टीशन पर गया और घूरकर वह उसे देखने लगा था और क्वेश्चन करते हुए बोला, ये सब क्या कह रही हो? मैं किसी की बात कर रहे हो? मैं क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ? अरमान को लगा कि आस्था ये सोच रही है कि अरमान ने कार के पार्टीशन ऑन कर लिया है तो इसलिए वो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो अरमान चुप कर आते हुए बोला, अपने छोटे से दिमाग से ये गंदगी निकाल दो, मैं तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आना चाहूंगा। अब जैसे अरमान ने ये कहा, आस्था हैरान से और सोचने लगी थी कि इसमें हमने करीब आने वाली कौन सी बात बोल दी। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें भी कार के पार्टीशन पर गई तो वह हैरान हो गई और वो कंफ्यूजन होकर बोली, अरे ये क्या हुआ? तब अरमान उसकी ओर देखकर बोला, व्हाट यू मीन? क्या तुम कार के पार्टीशन ऑन होने की ही बात कर रही थी ना? तब आस्था ना मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, हम ये बोल रहे थे कि आपने इतनी खूबसूरत लड़की को अपने लिए ड्राइवर रखा है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आस्था ने जैसे ही ये बोला, अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था। फिलहाल वो आस्था से बात करके अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वह चिढ़ते हुए बोला, तुम चुपचाप करके उधर साइड जाकर बैठो। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट द लास्ट डे भी बना सकता हूँ, समझी तुम? अरमान ने जैसे ही कोल्ड वॉइस में आस्था को धमकी दिया, आस्था तुरंत भीगी बिल्ली की तरह खिसक कर बिल्कुल कार के कोने में जाकर बैठ गई थी। जल्दी ही कार की रफ्तार बढ़ चुकी थी और शहर के मशहूर मेडिकल कॉलेज के सामने रुकी थी। अब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। सीधी सी बात थी, आस्था नर्वस हो रही थी कि वह कैसे जाएगी, क्या होगा। लेकिन जैसे ही आस्था की कार रुकी
किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आस्था ने जैसे दरवाज़ा खोला तो उसके सामने डॉक्टर रश्मि खड़ी हुई थी। डॉक्टर रश्मि को देखकर आस्था की आंखें एकदम चमक उठी थी। और उसने जल्दी से कार से निकलकर डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया था। वही डॉक्टर रश्मि को वहां देखकर अरमान ने अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या इस लड़की को अस्पताल में कोई काम नहीं है क्या, जो यहाँ इस आफत लड़की के आगे पीछे घूम रही है। तभी डॉक्टर रश्मि ने अरमान की ओर देखकर बोला था, गुड मॉर्निंग अरमान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ आओगे। एक्चुअली मुझे ध्रुव ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आस्था कॉलेज के लिए निकल गई है, तो बस मैं आस्था के पास आ गई क्योंकि उसका फर्स्ट डे है तो उसे थोड़ा चेयर अप करना चाहिए। सो मैं यहाँ उस चेयर अप करने के लिए आई हूँ। आई होप यू डोंट टी माइंड। अब जैसे ही रश्मि ने थोड़ा सा जताते हुए अरमान को ये सारी बातें बोली, अरमान मारिया से बोला, कार चलाओ। और अरमान आंखों की आंखों में एक बार फिर आस्था को घूरता हुआ अपने ऑफिस की ओर रवाना हो चुका था। वही डॉक्टर रश्मि के आ जाने पर आस्था बहुत खुश थी और उसने उसे गले से एक बार फिर लगा लिया था और खुश होते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दीदी, आप यहाँ आ गई। आप नहीं जानती थी कि हमारे पेट में कैसे गुदगुदी मची हुई थी कि हम कैसे यहाँ सब कुछ सहेंगे, कैसे सब कुछ फेस करेंगे। लेकिन अब आपके आने पर तो हम में एक अलग ही तरह की हिम्मत आ गई है। आस्था की खुशी उसकी आंखों से झलकने लगी थी। आस्था को कंधे पर से पकड़ा था और मुस्कुराते हुए बोली, तुम आओ मेरे साथ। ऐसा बोलकर वो आस्था को कॉलेज के अंदर लेकर जाने लगे थी। कॉलेज में जाते ही आस्था बेहद खुश हो गई थी क्योंकि चारों तरफ उसे व्हाइट कोट पहने हुए डॉक्टर दिखाई दे रहे थे, जो कि एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डे व्हाइट कोट दिया जाता था, जिसे पहनकर वह अपने आगे की ट्रेनिंग और पढ़ाई कंटिन्यू किया करते थे। जैसे ही आस्था वहां गई तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रश्मि का हाथ पकड़कर वह बहुत खुशी से चारों तरफ आंखों पर चमक लिए देख रही थी। बड़ा ही खूबसूरत सा कॉलेज था। जल्दी कॉलेज में अपने चारों तरफ को देख रही थी। कुछ लोगों की नजरें भी आस्था पर जा रही थी, लेकिन सब अपने अपने आप में मगन थे। किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं था। तब रश्मि आस्था को क्लासरूम के बाहर ले गए थी और इशारा करते हुए बोली, आस्था ये सामने वाला क्लासरूम ये तुम्हारा क्लासरूम है। तुम्हें यहाँ सारी चीज समझा दी जाएगी। जो नए स्टूडेंट्स से उन्हें पहले डे यहीं पर क्लासेस दी जाती है, उनके उसके बाद उनका क्या क्या शेड्यूल होगा, क्या क्या उनका रूटीन होगा, वह सारे बातें यहाँ बता दी जाएंगी। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और अपना आज का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करो। यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरह से समझा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा बोलकर रश्मि ने आस्था को क्लासरूम में भेज दिया था, जहाँ पर कितने सारे फ्रेश स्टूडेंट बैठे हुए थे, जिन्हें सीधा सीधा कॉलेज के प्रिंसिपल जाकर थोड़ा सा गाइड करने वाले थे, उनका छोटा सा वेलकम करने वाले थे और साथ ही साथ सारी चीजों की डिटेल्स देने वाले थे। अब जैसे ही आस्था उसे कमरे में गई, सब लोग आस्था की ओर देखने लगे थे क्योंकि आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। पहले दिन कितने ही सारे लड़कों के दिलों पर आस्था राज करने लगी थी और बार बार वह आस्था को देख रहे थे, लेकिन आस्था तो उस वक्त केवल पूरे क्लासरूम की खूबसूरती को देख रही थी। रश्मि ने आस्था से बोल दिया था कि वह जब तक उसका इंट्रोडक्शन होता है तब तक उसका बाहर ही इंतजार करेगी, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का इंडक्शन होगा। आस्था जल्दी एक जगह बैठी थी, तभी अचानक एक लड़के ने आस्था का हाथ पकड़ लिया था। अब आस्था ने घूरकर उस लड़के की ओर देखा। वह लड़का, जिसका नाम आयुष था, वह आस्था की ओर देखकर बोला है, प्रीटी गर्ल, आप मेरे साथ भी बैठ सकती है। अब जैसे ही उसने ये कहा, आस्था के दिमाग में अरमान की कही हुई बातें गुंजने लगी थी कि उसके आसपास कोई लड़का भी नहीं होना चाहिए था। अब आस्था ने जल्दी से उसे लड़के से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं नहीं भैया, हम वहां बैठ जाएंगे। ऐसा बोलकर आस्था खाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन जैसे ही आस्था ने उसे लड़के को मुंह पर भैया बोला, अब तो पूरी क्लास हंसने लगी थी, क्योंकि सभी क्लास आयुष को अच्छी तरह से जानते थे। आयुष उस कॉलेज में पिछले 2 साल से पढ़ रहा था, लेकिन जब भी कोई नए बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ करता था तो वह जाकर वहां बैठ जाया करता था और साथ ही साथ उसके कुछ लफंगे दोस्त भी उसके साथ बैठा करते थे, ताकि वह न्यू लोगों की डिटेल्स ले सकें और उसके बाद उन्हें परेशान कर सके। लेकिन आज आयुष की नज़र जैसे ही आस्था पर पड़ी तो बस वह उसमें पूरी तरह से खो गया था। लेकिन आस्था का उसे भैया कहने पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे थे।